ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रयोजनवाद, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रयोजनवाद का जो शैक्षिक पक्ष है उसके बारे में करें। अब तक जो प्रयोजनवाद के बारे में बातें हुई हैं मोटी मोटी, में हमने ये जानने की कोशिश की है कि प्रयोजनवाद जो विचारधारा है वो कहाँ विकसित हुई, प्रयोजनवादी विचारधारा का क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है, प्रयोजनवादी विचारधारा की परिभाषाएं क्या क्या हैं, ये किस ग्रीक शब्द से निकला है और उसके क्या मायने हैं, प्रैग्मा और प्रैग्मैटिकोस। और साथ ही साथ हमने बात करी थी तीन विचारकों की जो प्रयोजनवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई। इसके अलावा हमने इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में बात की थी। परिवर्तनशीलता की बात करता है, किसी भी पूर्व स्थापित सत्य के लिए स्वीकार नहीं करता। साथ ही साथ इसकी ज्ञान मीमांसा के बारे में बात की थी हमने, स्टेमोलॉजी के बारे में। उसमें ये देखा था कि इंसान की बुद्धि जो है वो समायोजन का सबसे मूल आधार है, उसके आधार पर व्यक्ति अपना समायोजन करता है। फिर उसके बाद मूल्य मीमांसा के बारे में बात हुई थी। मूल्य मीमांसा में हमने देखा था कि बदलते हुए परिवेश के साथ समायोजन करने वाले मूल्यों को इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, आज थोड़ा सा अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज बात करने वाले हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि प्रयोजनवादी विचारधारा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और समाज को महत्व देती है, क्योंकि अमेरिका में ये विचारधारा विकसित हुई है और अमेरिका में ही फली फूली है। अमेरिका ये कहता है कि वो दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र, बहुत पुराने जमाने से वहां चला आ रहा है। तो वहीं के चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवादी शिक्षा का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें दो तीन हेडिंग हम लेंगे, उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। बहरहाल इतना जान लेना है कि प्रयोजनवादी शिक्षा को प्रजातांत्रिक शिक्षा कह सकते हैं, नागरिकता की शिक्षा कह सकते हैं, सामाजिकता की शिक्षा कह सकते हैं, कि व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ मिलकर किस प्रकार से रहेगा, इस बात के लिए व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो शैक्षिक पक्ष में जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे वही हम आगे देखेंगे। शैक्षिक पक्ष में हम ये देखते हैं पहले की शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे विचारकों के इसमें जो है परिभाषाएं भी आती हैं और कोटेशन भी आते हैं, पर पहले इन जनरल जो प्रयोजनवाद कहता है शिक्षा के बारे में, थोड़ा सा उन पर हम देख लें कि शिक्षा को ये किस रूप में लेते हैं, शिक्षा क्या करती है, उसका मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जॉन ड्यूई बहुत बड़े विचारक हैं। अगर हम जॉन ड्यूई के विचारों को ठीक से समझ लें तो प्रयोजनवाद पूरा हमें समझ में आ जाए। पहली बात जो शिक्षा के लेकर के कहता है प्रयोजनवाद, वो ये कहता है कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। हम जो दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने अनुभव ग्रहण करते हैं, उन अनुभवों को निरंतर संचित करना और एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे विचारों को जोड़ते चले जाना, ये जो हमारे मस्तिष्क का निरंतर चलने रहने वाला कार्य है, और इसी से पुनर्निर्माण होता है हमारे विचारों का। तो शिक्षा कुल मिला के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्यूमुलेटिव संचयी आवृत्ति के रूप में वो इकट्ठे होते चले जाते हैं हमारे अनुभव हमारे मस्तिष्क में, और ये काम शिक्षा का काम है। साथ ही साथ नेक्स्ट कहा जाता है कि शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। वातावरण के साथ यहाँ पर लिखा है, पर इसको थोड़ा सा और मैं संशोधित कर देता हूँ, शिक्षा समाज के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये कहें तो कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से हम प्रयोजनवाद की शिक्षा को बता पाएंगे। वातावरण शब्द ले लिया, अच्छी बात है, पर सही जो है और ज्यादा सटीक अगर बात कहें तो समाज के साथ समायोजन की प्रक्रिया है। किस तरीके से व्यक्ति दूसरों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ अनुकूलित हो सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके बिना दूसरों को क्षति पहुंचाए। बड़ा महत्वपूर्ण एक और ये कथन है जॉन ड्यूई का, जो शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। जीवन से शिक्षा को अलग नहीं किया जा सकता है। जीवन के हर पल में शिक्षा निहित है,
हर क्षण अनुभवों का पुनर्निर्माण होता रहता है और हर पल व्यक्ति अनुकूलन की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। इसीलिए शिक्षा स्वयं जीवन है। इसे इसका जीवन से अलग अस्तित्व नहीं है कि एक खास स्टेज में पढ़ा लिया जाए और ज्ञान को अर्जित कर लो, अब बाकी सारे जीवन को काम आएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी अनुभवों को हम अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करते हैं और उन अनुभवों के आधार पर वातावरण के साथ जो भी हम समायोजन करते हैं वो सब का सब शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसीलिए शिक्षा को जीवन कहा जाता है कि ये जीवन का अभिन्न अंग है, इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है शिक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जैसा अभी अभी मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये इनकलकेट करती है, बच्चों में प्रमोट करती है। तो इसीलिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र है, दुनिया का पुराना लोकतंत्र है। तो वहां पर ये प्रयोजनवादी विचारधारा के अंतर्गत लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली को ही स्थापित किया गया है, तो इसीलिए इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी कह देते हैं। और नेक्स्ट इसका जो है विशेषता है वो है शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है, सोशल लाइफ का बेस है कि समाज में हमें किस तरीके से रहना है, दूसरों के साथ किस तरीके से हम बिहेवियर करेंगे, वो सब चीज इसी के आधार पर तय की जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं कि अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है, स्वयं जीवन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सामाजिक जीवन का आधार है। तो कुल इतना दिखता है इन सब विशेषताओं को देखते हुए कि इसी जगत की बात करते हैं, इसी समाज की बात करते हैं, इसी देश की बात करते हैं, देश की व्यवस्थाओं की बात करते हैं। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति रहता है उन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बेहतर ढंग से वो समायोजित कर सके, अपनी मांगों को पूरा कर सके बिना दूसरों को तकलीफ दिए हो। ये प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अब एक परिभाषा की, और वो परिभाषा है जॉन ड्यूवी की। जॉन ड्यूवी की जो शिक्षा की परिभाषा है ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, और ये शायद शिक्षा की ऐसी परिभाषा है जिसमें ये सारी विशेषताएं ऊपर की जो हमने लिखी है वो सब इसमें शामिल हो जाती है। जॉन ड्यूवी कहते हैं शिक्षा को परिभाषित करते हुए कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। ये जो हमने यहाँ देखा, पुनर्निर्माण करती है अनुभवों का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा अनुभव जुड़ते चले जाते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है जिससे विवृद्ध का मतलब है बढ़ी हुई, ज्यादा, जिससे विवृद्ध वैयक्तिक कुशलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तब हम कुशलताओं के बारे में बात करेंगे, वैयक्तिक कुशलता और सामाजिक कुशलता के बारे में बात करेंगे। कई तरीके की कुशलता होती है, विधेयात्मक कुशलता, निषेधात्मक कुशलता, जिससे विवृद्ध वैयक्तिक कुशलता के माध्यम से व्यक्ति को अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है, सोशल वैल्यू मिलती है उसे सोसाइटी में। जब व्यक्ति अपने अनुभवों की पुनर्रचना करता है, जब अनुभवों का पुनर्निर्माण करता है, तब व्यक्ति की कुशलता बढ़ जाती है, स्किलफुल हो जाता है, और जब कुशलता बढ़ जाती है तो क्या होता है, सोसाइटी उसको ज्यादा वैल्यू देने लग जाती है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। ये जॉन ड्यूवी की परिभाषा, इस तरीके से ये इसको परिभाषित करते हैं। इसके अलावा और भी परिभाषा जॉन ड्यूवी ने दी है, कुछ कोटेशंस भी दिए हैं, इस तरीके से दी है। जैसे कि एक और बहुत कॉमन है जो किताबों में आपको मिल जाएगी परिभाषा, वो भी मैं आपको जिक्र कर दूं जरा, वो कौन सी है, ठीक है, वो देखिए जरा, बहुत अच्छी परिभाषा है, वो भी किताबों में बहुत बार हमें देखने को मिल जाती है। जॉन ड्यूवी की ही परिभाषा है। वो ये कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिससे वह, यानी कि व्यक्ति, वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके।
ये एक और परिभाषा है जॉन ड्यूवी की, बहुत अच्छी है ये भी, और ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि ये किसकी परिभाषा है। कुल मिलाकर दो चीजों पर इस परिभाषा में एक तो जोर दिया गया, एक तो नियंत्रण, किस चीज पर नियंत्रण, वातावरण पर, विज्ञान के द्वारा वातावरण पर जो हम नियंत्रण कर रहे हैं वो, एक तो वातावरण पर हम कितना कंट्रोल है, मानव विजय के रूप में इसको देखा जाता है। जिस समाज में, जिस देश में एनवायरमेंट पर जितना ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है उसको उतना ही विकसित माना जा रहा है। तो वातावरण पर नियंत्रण कर सकें, और दूसरा अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके, कि हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को किस प्रकार से हम निकाल पाए। ठीक है, तो ये है शिक्षा की प्रकृति और इसकी कुछ परिभाषाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। तथा शिक्षा के उद्देश्य, एक बार अगर ठीक से सही प्रत्यय समझ में आ जाए किसी भी चीज का, तो उद्देश्यों का, पाठ्यक्रम का, विधियों का सृजन हम खुद कर सकते हैं। किसी भी दर्शन के आधार पर जब शैक्षिक पक्ष का बखान किया जाता है या बताया जाता है, तो प्रयोजनवाद तो खैर ऐसा दर्शन है जिसमें कि शिक्षा के बारे में लिखित में चर्चा की गई है, बताया गया है कि ऐसी होनी चाहिए, पर बहुत सारे दर्शनों में नहीं की गई है। ठीक है, जैसे आदर्शवाद है, उसमें शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया। भारतीय दर्शनों में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। तो वहां पर हम एक एजम्पशन लगा देते हैं कि भाई इस दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष ये है तो इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होना चाहिए। इसकी तत्व मीमांसा ये है तो शिक्षा के उद्देश्य ये होंगे, इसकी ज्ञान मीमांसा ये है तो विधियां ये होंगी, इसका एक्जियोलॉजी ये है तो इसका पाठ्यक्रम ये होगा। तो उस तरीके से, यानी कि किसी भी दर्शन के अनुसार जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये होने चाहिए। प्रयोजनवाद का उद्देश्य इसकी तत्व मीमांसा को देखते हुए निर्धारित होगा, और तब हम कहेंगे कि इसके प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए। एकदम फिक्स नहीं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उद्देश्यों की बात करते हैं जरा। और एक बहुत प्रसिद्ध कथन प्रयोजनवाद का है उद्देश्यों के बारे में। उन्होंने कहा उद्देश्यों को सिर से ही खारिज कर दिया, सिरे से बोले शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं। फिर शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते तब क्या होता है, फिर ये सब इतना आडंबर जो आयोजन किया जा रहा है इसकी जरूरत क्या है? तो जॉन ड्यूवी इसका जवाब देते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य तो नहीं होते, पर जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उनके होते हैं। शिक्षा के नहीं होते उद्देश्य, व्यक्तियों के होते हैं। ठीक है, शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लोग उन्हीं के उद्देश्य होते हैं, और ये बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये बदलते रहते हैं। क्योंकि परिवर्तन पर सबसे ज्यादा बल देता है प्रयोजनवाद, इसीलिए वो ये कहता है कि उद्देश्य व्यक्तियों के हैं और वो बदलते रहते हैं दिन प्रतिदिन। कल आप कुछ और सोच रहे थे, आज कुछ और सोच रहे हो सकता है कल कुछ और सोचे। एक 12 साल के बच्चे से पूछे भाई क्या बनना चाहते हो तो कुछ और बताए, फिर 25 साल के से पूछे तो कुछ और बताए, फिर 35 साल के से पूछे तो स्थिति अलग हो जाती है, वो चाहता है वो कुछ और बताएगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो निरंतर बदलती रहती हैं। इनके अनुसार ऐसा नहीं है कि हम पहले से कोई फिक्स करके रख दें और कि वही, फिर भी इन जनरल हम कुछ हेडिंग में इनको बांध सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कुछ हम देखते हैं कि सब क्या उद्देश्य हो सकते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के। तो पहला उद्देश्य, परिवर्तन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, और रॉस की जब इसकी परिभाषा हम पढ़ रहे थे प्रयोजनवाद की, तो उस परिभाषा में एक बड़ा सुंदर कथन आया था कि व्यक्ति क्रिया करके मूल्यों का सृजन करता है। मूल्य पहले से प्री स्टैब्लिश्ड नहीं है, बल्कि मूल्य हम अपना काम करके उन्हें सृजन करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो प्रयोजनवादी शिक्षा का माना जाता है वो ये माना जाता है कि व्यक्तियों को इस योग्य बना देना कि वो नवीन आदर्शों का सृजन कर सके। नवीन आदर्शों का सृजन, बदलते समाज के हिसाब से, आज की डिमांड जो है उसके हिसाब से नए मूल्य बनाइए, आज नई चीजें पैदा करिए। वो
पुरानी किसी भी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज के हिसाब से आज जीना है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये है कि नए आदर्शों का सृजन करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण या नए आदर्शों के सृजन में सहायता। ठीक, इसके बाद दूसरा इसका क्या है? दूसरा इसका उद्देश्य है सामाजिक कुशलता, सोशल स्किल। प्रयोजनवाद का नारा समाज है, समाज के बारे में बात करता है और वो ये कहता है कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाया जाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को दी जानी चाहिए और वो खुद इस बात को महसूस करे कि भाई मैं एक नागरिक होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मैं उनको उठा रहा हूं या नहीं उठा रहा हूं, अपने पड़ोस के लिए, अपने समाज के लिए मैं कितना स्किलफुल, कितना यूजफुल साबित हो रहा हूं, ये पैदा करना शिक्षा का मुख्य काम। उस व्यक्ति को इस लायक बना दो ताकि वो समाज पे बोझ न रह के उसका एक सक्रिय और सामाजिक रूप से कुशल नागरिक बन जाए, जिससे कि वो समाज में अपना कुछ योगदान दे सके। ये दूसरा है। तीसरा क्या है साहब? तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है समायोजन की योग्यता का विकास। अभी देखा था हमने, परिभाषा भी आई थी जॉन ड्यूई की, उसमें भी यही बताया था का विकास, यहाँ पे लिख देते हैं। उसमें भी वो यही कह रहे थे कि समायोजन की योग्यता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए इंसान के सामने, कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में वो एडजस्ट कर सके। व्यक्ति सोसाइटी में या जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश में किस प्रकार से वो समायोजित हो सके, दूसरों के साथ कंफर्टेबली रह सके। ये सामाजिक कुशलता क्या कराएगी? समायोजन की योग्यता का विकास करवाती है। ठीक है, लड़ झगड़ के तो दुनिया रह लेती है आपस में, है ना। अब आप दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ कितनी सारी समस्याएं, लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं, कलेश हैं दुनिया में, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं समायोजन की योग्यता का अभाव है लोगों के, नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं। और बहुत सारे देश दुनिया में बड़े पीसफुल हैं, वहां पर झगड़ा भी नहीं होता लोगों के बीच में, और कहीं कहीं बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती। तो सामाजिक समायोजन की योग्यता तीसरा हो गया। नवीन आदर्शों को सृजन करने की योग्यता का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास और समायोजन की योग्यता का विकास। चौथा क्या है सर? अनुभव की पुनर्रचना की योग्यता। अनुभवों की पुनर्रचना की योग्यता क्या मतलब है? हम जो अनुभव रोज ग्रहण करते हैं उन अनुभवों को हम कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट कर सके, नए नजरिए से चीजों को देख सके। इनोवेटिव पर जोर है पूरा प्रयोजनवाद का। कोई चीज है आपके पास, उसको कितना नए तरीकों से आप देख सकते हैं, कितना नए तरीकों से आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुभवों की पुनर्रचना जितनी ज्यादा होगी उस समाज में उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा अनुसंधान होगा। आपने देखा होगा नोबेल प्राइज जितने लोगों को मिलता है उनमें से अधिकतर अमेरिकन होते हैं। क्या वजह है? क्योंकि उनकी विचारधारा ही ये है, उनकी विचारधारा ही है कि अनुभवों की पुनर्रचना, नवीनता पर वो बल देते हैं। परिवर्तन आज जो है उसके हिसाब से आज, कल होगा कल के हिसाब से देखेंगे। बदलाव, अनुभवों की पुनर्रचना करिए, चीजों को सीखिए नया नया। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। और क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं? एक उद्देश्य है शिक्षा का निर्देशन, सेवाओं का विकास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो गाइडेंस और काउंसलिंग की जो हम बात करते हैं। निर्देशन दिया जाना चाहिए बच्चों को। जिस निर्देशन का क्या मतलब है? दिशा दी जानी चाहिए, भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आप अगर जो तुलनात्मक शिक्षा के नाम से कुछ पुस्तकें आती है जिनमें अलग अलग देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अमेरिका में एक क्लासिफिकेशन है शिक्षा का। वो ये कहते हैं सर कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा का आधार बच्चे की रुचि होनी चाहिए। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े।
इंटरेस्ट के हिसाब से तय होनी चाहिए, वो बच्चे की रुचि के हिसाब से। पर जब किशोरावस्था में आ जाए, वो जब बड़ा हो जाए, जब वो डिग्री में जाए, सीनियर सेकेंडरी में जब जाए, डिग्री में जब जाए, तब शिक्षा उसको योग्यता के हिसाब से दी जानी चाहिए, रुचि के हिसाब से नहीं। बल्कि उसमें काबिलियत क्या है ये देखो पहले, और उसके हिसाब से उसे शिक्षा प्रदान करो। तो ये सब कैसे संभव हो पाएगा? जब निर्देशन सेवाएं किसी भी देश की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारे यहाँ तो बड़ी समस्या है, गाइडेंस काउंसलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं। पर अमेरिका में शायद ही कोई स्कूल ऐसा हो जहां पर आपको काउंसलर ना मिले, जो बच्चों की देखभाल न करता हो और उन्हें गाइड करता हो, जिससे कि वो अपनी संभावनाओं को ढूंढ सकें, अपने अंदर जो कुछ बेहतर है उसको निकाल सकें। ये निर्देशन सेवाओं की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, और हम लिख देते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे बताइए? और हम लिख सकते हैं सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति। सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति मतलब केवल एक पक्ष का विकास नहीं करना है, बल्कि दोनों का करना है, सामाजिक और व्यक्ति दोनों का विकास करना। तो ये है कुछ उद्देश्य मोटे मोटे प्रयोजनवादी शिक्षा के। पर इतना तो हमें समझ में आ रहा है इनको देखने के हिसाब से कि हमें नई चीजों के निर्माण के लिए योग्य बनाना है बच्चों को, समाज में समायोजन के लिए योग्य बनाना है, और अनुभवों की पुनर्रचना पर बल देना है, इनोवेशन पर बल देती है प्रयोजनवादी शिक्षा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था हेडिंग उद्देश्यों को लेकर के। उद्देश्यों के बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ठीक है, करिकुलम क्या होना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ, एक चीज और उद्देश्यों में छूट गई, मैं उसे आपको दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। वो 7वें नंबर पे, उसको आप समझ जाइएगा। 7वें नंबर पे प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा। जो हमारे यहाँ पर है वो दुनिया में सभी जगह वही है, फ्रांस की क्रांति से यही चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी शिक्षा के आधार पर बच्चों में पैदा किए जाने चाहिए। ठीक है, अब पाठ्यक्रम पर आ जाइए। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं पहले, कि पाश्चात्य जो दर्शन है सारे, उन पाश्चात्य दर्शनों में आदर्शवाद का जो सबसे बड़ा योगदान जाता है वो उद्देश्यों में जाता है। प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़े योगदान की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आदर्शवाद का योगदान विधियों में या पाठ्यक्रम में नहीं है, पर प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा किस में माना जाता है, मैं वो बात कर रहा हूं। तो आदर्शवाद का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उद्देश्यों के लिए, प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है शिक्षण विधियों, और प्रयोजनवाद का निर्धारण सबसे बड़ा योगदान माना जाता है पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो प्रयोजनवादी विचारधारा पाठ्यक्रम के संदर्भ में बड़ी रिच है, और रिच होने के बाद भी एक खास बात यहां पर ध्यान रखने की है। खास बात ध्यान रखने की क्या है? कि ये विषय नहीं बताते, बल्कि ये कुछ सिद्धांत बताते हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम को तय किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत बताते हैं, कुछ उसूल बताते हैं कि भाई इनके आधार पर अगर आप पाठ्यक्रम बनाएंगे तो वो उपयोगी होगा, वो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब कौन कौन से वो सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, जिनके आधार पर शायद आज भी हम जितने भी करिकुलम डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं उन सब में प्रयोजनवादी जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं वही प्रमुखता से बताए जाते हैं। पहला क्या सिद्धांत है? कि पाठ्यक्रम अनुभव आधारित हो, होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज मत पढ़ाइए जो अमूर्त हो, जो बहुत दूर की हो, जो पारलौकिक चीज हो, जो कैसी भी हो, ऐसी चीज पढ़ाइए जो एक्सपीरियंशियल है, जिसका अनुभव कर सकें, जिसकी अनुभूति की जा सके, वो पढ़ाइए आप बच्चों। ये पहला सिद्धांत इन्होंने बताया। दूसरा सिद्धांत बताया
कि दूसरा सिद्धांत, एक तो अनुभव आधारित होना चाहिए, ये बताया है। दूसरा, पाठ्यक्रम बालक की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। दो चीज जिनके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था कि रुचियों और क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, तो उसी हिसाब से पाठ्यक्रम को तय करिए। कोई पूर्व स्थापित नियम नहीं, कोई पूर्व स्थापित विषय नहीं, समाज की जो डिमांड हो उस तरीके के विषय पढ़ाइए आप बच्चों को। जितनी जल्दी बदल देंगे उतना अच्छा। तो ये करिकुलम को रिवाइज करने का भी जो कंसेप्ट है ये भी वहीं से आया। हमारे यहाँ तो 50-50, 100-100 साल पाठ्यक्रम को नहीं बदला जाता है, वहां पर बदलते रहते हैं, वो लगातार कंटिन्यू बदलते रहते हैं। ठीक है, और क्या बताया साहब इन्होंने? पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए, एक्शन बेस्ड हो, थियोरिटिकल बेस्ड ना हो, करके सीख सकें बच्चे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण प्रोजेक्ट मेथड जो आएगा अभी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो प्रयोजनवाद की बहुत बड़ी देन है, वो भी तो यही कहता है कि करके सीखने दो बच्चों को, अपने आप सीखने। ठीक है, और क्या होना चाहिए? वही बात आगे फिर आएगी कि पाठ्यक्रम सामूहिकता और सहयोग पर आधारित हो। क्या मतलब है? पाठ्यक्रम में ज्यादातर विषय ऐसे हों, ज्यादातर काम ऐसे दिए जाएं बच्चों को जिसमें वो ग्रुप में काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर। जब ग्रुप में काम करेंगे तो प्रजातांत्रिक नागरिक बनने की प्रैक्टिस उनकी बचपन में ही हो जाएगी। साथ काम करने की आदत बच्चों को डालना बहुत जरूरी है। मिल बांट के काम करने वाली, मिल बांट के खाने वाली स्थिति वो होनी चाहिए। तो एक ये भी हो गया सर। ठीक है, और क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम गत्यात्मक तथा लचीला, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज फिक्स हो गई सो फिक्स हो गई, नहीं, उसको आप समय के हिसाब से बदल सकें, परिवर्तन उसमें ला सकें, लचीला होगा पर्याप्त, तब ज्यादा बढ़िया काम होगा। ठीक है, रुचि के आधार पर हमने यहाँ लिखा था, हाँ ये रुचि, यहाँ पर थोड़ा सा और एक डिटेल में बताया गया है, इसको फिर अलग से एक हेडिंग और दे दिया गया है कि रुचि के आधार पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 तरीके की रुचियों को बताया गया है प्रयोजनवाद में। जॉन ड्यूई बताते हैं कि 4 तरीके की रुचियां होती हैं बच्चों में, इसलिए थोड़ा डिटेल में, और उन 4 तरीके की रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। कौन कौन सी रुचि होती है सब वो बताएं। वार्तालाप की रुचि, वार्तालाप यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो 2 वे इंटरेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रुचि होती है खोज की रुचि, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा हो जिसमें बच्चों को स्व खोज करने के अवसर मिले, वो खोज के सीख सके चीजों को। ठीक है, एक होती है रचनात्मक रुचि, क्रिएटिव काम करने के अवसर मिले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, उनको मॉडल बनवाइए, उनको जो भी बनवा सकते हैं आप जाइए। और एक होती है कलात्मक, कलात्मक रुचि, उसके भी भरपूर अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत हैं साहब जिनके आधार पर इसके पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। एक दो बातें और हैं, थोड़ा मैं बताता हूं आपको आगे, कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे हाँ, एकीकरण पर बहुत बल देते हैं। इंटीग्रेटेड मेथड, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। जो विषय हो हमारे, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए एक से दूसरे को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानव के आसपास सारी चीजें चलेंगी, मानव को केंद्र बिंदु माना गया है, तो सारे विषय एकीकृत प्रवृत्ति के होने चाहिए। ठीक है, एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए।
ठीक है सर, एक ये भी सिद्धांत हो गया एकीकरण के आधार पर। बाकी तो चीजें ऊपर पहले हो ही चुकी हैं। तो अगर इन आधारों पर हम किसी भी व्यवस्था में किसी भी क्लास के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही सिद्ध होगा जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम शिक्षण विधियों, प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियां। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि, कौन कौन सी विधि की वकालत करता है प्रयोजनवाद, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कई सारी विधियां इन्होंने बताई हैं और खाली विधियां ही नहीं बताई हैं, उसके पीछे के पूरे मनोविज्ञान को बताया है कि भाई एक विधि ये है, इसके पीछे ये सिद्धांत काम करता है, ये नियम काम करता है, इसीलिए इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो काफी बढ़िया एनालिसिस इन्होंने विधियों का किया है। तो वही हम बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। मान लीजिए जैसे पहली विधि जिसके बारे में ये बात करते हैं वो है क्रिया विधि। क्रिया विधि, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग इन्होंने विधि बताई है। ठीक है, अब लर्निंग बाय डूइंग में भी ये कहते हैं कि जो क्रिया बच्चों से करवाई जाए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है लर्निंग बाय डूइंग। उद्देश्यपूर्ण क्रिया, उद्देश्यपूर्ण क्रिया मतलब मीनिंगफुल काम करवाए जाए, ऐसे काम जिनसे कुछ रिटर्न आए, जिससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, उस तरीके के काम सिखाया जाए। तो पहली विधि होगी क्रिया विधि। दूसरी विधि अनुभव विधि। अनुभव विधि, एक्सपीरियंशियल मेथड, अनुभव विधि। ठीक है, अनुभव द्वारा सीखने का अवसर प्रदान किया। अनुभव से मतलब क्या है? अनुभव से मतलब क्या है? मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसका अनुभव नहीं हो रहा आपको, वो भी हो रहा है, पर ज्यादा कब होगा? जब आप स्वयं उस काम को करेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे से ये कहा जाए कि बेटा ये लो टॉफी, या ये लो केला, या ये लो सेब, ये बहुत मीठा है, इसको खा लो। एक तो मैंने कहा कि मीठा है, आप इसे खा लीजिए, पर वो मान लेगा कि चलो हाँ मैं मान लेता हूं कि मीठा होगा, मैं खा लेता। पर असली मिठाप का उसे एहसास कब होगा? जब वो उसे खुद खाएगा, स्वयं जब खाएगा, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि नहीं ये मीठा है, और फिर वो बता सकता है कि नहीं वास्तव में ये मीठा है। असली मिठाप होता क्या है उसे तभी मालूम पड़ेगा जब तक वो उसके पेट में नहीं जाए। अनुभव का मतलब यही होता है कि जब आदमी खुद उस चीज को महसूस कर ले कि नहीं ये ऐसे ही होता है, तो अनुभव विधि करके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है सर? एकीकरण विधि। एकीकरण, इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड का क्या मतलब है? एकीकरण विधि का क्या मतलब है? सानुवांधितता का सिद्धांत कहते हैं इसको। सानुवांधित मतलब चीजों को जोड़ देना। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा एजुकेशन में जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की पेडागोजी अगर आप पढ़ें तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर कट आती है कि साहब टीचर को बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ ले और होशियार से होशियार बच्चा भी समझ ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विधियों में कुछ इस तरीके के तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, किस इस तरीके के तत्वों का एकीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि जिस तरीके के भी सारे बच्चे सामने बैठे हैं उन सबकी समझ में आ जाए। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्शन, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के पीछे टीचर को नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो स्टिमुलस वेरिएशन जैसा काम उसको करना चाहिए। कभी टफ, कभी मीडियम, कभी इजी, कभी तेज आवाज, कभी मध्यम आवाज, कभी धीमी आवाज। आप समझ रहे? ये वेरिएशन जो एकीकरण किया जाना चाहिए सारी क्रियाओं का। कभी लेक्चर भी देगा, कभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएगा, कभी रोल प्ले करके भी दिखाएगा, कभी बच्चों से भी करवाएगा। आप समझ रहे? तो सारी क्रियाओं का एकीकरण किया जाना चाहिए, एक पक्षीय विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये एकीकरण की विधि का मतलब है। नेक्स्ट है सामूहिक क्रिया विधि। सामूहिक
क्रिया विधि। सामूहिक क्रिया विधि का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है? बच्चे एक साथ ग्रुप में काम करें। अमूमन देखते हैं आप क्लासेस में बच्चों को जो काम दिए जाते हैं, जैसे पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं तो कहते थे ग्रुप बना देती है मैडम कि भाई आप 4 बच्चे हैं, आपका प्रोजेक्ट ही है, आप 4 बच्चे, आपका प्रोजेक्ट ही है, आप ये मिलके करिए, आप ये मिलके। तो इसी को कहते हैं सामूहिक। अकेले अकेले नहीं करेगा बच्चा, बल्कि ग्रुप में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण विधि, योजना विधि। किसने दी थी योजना विधि? हाँ, किलपैट्रिक ने दी है, बहुत बड़े प्रयोजनवादी विचारक। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है बताओ बेन? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? क्रिया आधारित होता है। हाँ, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा ये बताइए। हैं? हाँ भाई, क्या मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट का? दिए जाते हैं आजकल, बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं। कोई जो इसमें ज्यादातर सब अनुभव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है प्रोजेक्ट के। अनुभव पर बहुत फोकस करता है प्रयोजनवाद। अनुभव लेने दो बच्चे को, ज्ञान इकट्ठा करने दो, लगातार करने दो। प्रोजेक्ट कोई भी हो, उद्देश्यपूर्ण काम हो सकता है जिस काम में उसका इकट्ठा किया हुआ ज्ञान बाहर निकले, प्रोजेक्ट प्रक्षेपित हो जाए, अंदर से बाहर प्रक्षेपित कर दे उस ज्ञान को, उस नॉलेज को बाहर प्रकट कर दे, बाहर निकाल दे। ये प्रोजेक्ट मेथड। कोई भी उद्देश्यपूर्ण क्रिया जो अनुभव से प्राप्त किए हुए ज्ञान को बाहर प्रकट करने में सहायक, उसे प्रोजेक्ट कहें। कुछ और टेक्निकल डेफिनेशन भी है इसकी, इसको हम थोड़ा डिटेल में अलग एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। किलपैट्रिक ने दिया है, बस इतनी कह के बात छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट क्या ये समझ रहे कि भाई जो क्षमताएं हैं उनको प्रोजेक्ट करने का अवसर बच्चे को मिल जाए, बस किसी क्रिया के माध्यम से, वही प्रोजेक्ट है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, कॉपी करके कभी इंटरनेट से कभी यहाँ वहां से देते हैं। नहीं, वो नहीं। जब तक मौलिक लेखन नहीं होगा, जब तक मौलिक क्रिया नहीं होगी, जब तक मौलिक प्रदर्शन नहीं होगा, कोई क्रिया प्रोजेक्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब है आप दूसरी जगह से कॉपी कर रहे हैं, तब फिर प्रोजेक्ट कहाँ हुआ? वो प्रोजेक्ट थोड़ी हुआ, फिर तो वो कॉपी हो गई। प्रोजेक्ट तो यह है कि यहाँ जो कुछ आपने अर्जित किया उसको दिखाइए निकाल के, तब प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये है साहब शिक्षण विधियां। इसके अलावा 2-3 चीजें और इसमें थी, पर वो काफी लंबी हैं, इसलिए एक वीडियो की अभी और इसके लिए जरूरत पड़ेगी। इसको हम यहीं खत्म कर रहे हैं आज के लिए। अभी इसमें शिक्षक छात्र का जो रोल है उसके बारे में, अनुशासन के बारे में, विद्यालय के बारे में, और इस प्रोजेक्ट मेथड के बारे में एक वीडियो और हम बनाएंगे, उसमें मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।